हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग वेक्टर एनालिसिस के बारे में जानेंगे। एक ये जो चैप्टर है वेक्टर एनालिसिस, ये आपके 11th-12th के फिजिक्स का ना एक बहुत बड़ा बेस है। ठीक है, हर टॉपिक पे, हर कॉन्सेप्ट पे, हर चैप्टर में हम लोगों को इसका एप्लीकेशन करना है। विदाउट वेक्टर एनालिसिस या विदाउट वेक्टर एप्लीकेशन हम लोग फिजिक्स में आगे कोई भी चैप्टर डील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि एक्चुअली में इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्यों है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो फिजिक्स में हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज को डील करते हैं, है ना। क्या होता है भाई फिजिकल क्वांटिटीज? तो मैंने यहां डेफिनेशन पहले से लिख दिया है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज या आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं, फोर्स मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं, एनर्जी मेजर कर सकते हैं। मतलब फिजिक्स में जितने भी चीज मेजर्ड हो सकते हैं या इस वर्ल्ड में जितने भी चीज मेजर हो सकते हैं वो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं। ठीक, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज का भी ना दो फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन, एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो जान लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब तो समझ में आ गया कि जिसको हम लोग मेजर कर रहे हैं वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब उसमें स्केलर और वेक्टर का क्या सिग्निफिकेंस है? तो स्केलर का मतलब देखो क्या है कि those quantities which have only magnitude are known as scalar quantity। हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटीज डील करते हैं ना, उनमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होते हैं ना जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, उसमें कोई डायरेक्शन के रिलेटिव बात हम लोग करते ही नहीं। जैसे कि समय, हमसे कोई भी समय पूछेगा तो हम उसको एग्जैक्ट टाइम का मैग्नीट्यूड बताएंगे। ठीक है, जैसे कि एनर्जी 10 जूल 20 जूल, हम लोग एग्जैक्ट एनर्जी का वैल्यू बताएंगे। डिस्टेंस, मास, तुमसे अगर कोई तुम्हारा मास पूछ दे तो तुम बोलोगे कि हाँ भाई मेरा मास 40 केजी है, 50 केजी है ना। बस मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट है। वैसे फिजिकल क्वांटिटीज कैसे क्वांटिटी कहलाते हैं? स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? दोज क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। समझ में आया बात? जैसे कि मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि एक एग्जांपल है फोर्स। फोर्स कैसा क्वांटिटी है ना? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के चलते फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सिग्निफिकेंट है और उसका डायरेक्शन भी सिग्निफिकेंट है। कैसे? तो तुम ये बात को समझना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ना, और इस ब्लॉक का मास है 10 केजी। ठीक, मेरे से कोई आके बंदा पूछा कि इस ब्लॉक को हमको अगर लिफ्ट करना है, अगर हमको इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से उठाना है तो हमको कितना फोर्स चाहिए? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू लिफ्ट दिस ब्लॉक? तो मैंने उसको आंसर दिया कि इस ब्लॉक को लिफ्ट करने के लिए 100 न्यूटन फोर्स का रिक्वायर्ड है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो कितना रिक्वायर्ड है? 100 न्यूटन। उसने मेरे बात को एक्सेप्ट कर लिया और इस ब्लॉक पे 100 न्यूटन फोर्स लगाना शुरू कर दिया। किस डायरेक्शन में? तो इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन लगाना शुरू कर दिया। तो आप बताइए, क्या ये 100 न्यूटन फोर्स इस ब्लॉक को लिफ्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, हम लोगों को अगर इस ब्लॉक को लिफ्ट करना है तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना होगा? ऊपर के डायरेक्शन में। तो आप लोगों ने देखा, इसको लिफ्ट करने के लिए 100 न्यूटन का फोर्स तो चाहिए, लेकिन उसे एक प्रॉपर डायरेक्शन भी होना चाहिए, अदरवाइज वो लिफ्ट नहीं करेगा। समझ में आएगा? तो फोर्स के एप्लीकेशन में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा? दोनों सिग्निफिकेंट। उसी तरह
वेलोसिटी भी वैसा ही चीज है, डिस्प्लेसमेंट भी वैसा ही चीज है, मोमेंटम भी वैसा ही चीज है, और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनको हम लोग वेक्टर के कैटेगरी में रखते हैं, जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, अब आओ हम ये जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, उस चैप्टर में हमारा प्राइम फोकस है ना वो वेक्टर क्वांटिटीज पे होगा। बेसिकली वेक्टर क्वांटिटीज के एडिशन पे होगा कि हम दो या दो से अधिक वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट क्या है। ठीक है, इस एग्जांपल को, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इसका नेसेसिटी समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल से इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। क्या है वो एक्सप्लेनेशन? एग्जांपल ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपको इस बोर्ड पे दिख रहा होगा, दो फिगर मैंने बनाए हैं, एक इधर एक इधर। इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दो ब्लॉक रखे हुए हैं, एक का मास है 2 kg और दूसरे का मास है 3 kg। वहीं इस फिगर में एक ब्लॉक पे मैं दो फोर्स अप्लाई करके रखा हूं, एक 20 न्यूटन का और एक 10 न्यूटन का। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द टोटल मास प्लेस्ड ओवर दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में व्हाट इज द रिजल्टेंट मास, टोटल मास कितना है, तो आप इसका आंसर देंगे टोटल मास बराबर 3 + 2 5 kg। कितना होगा? 3 kg + 2 kg 5 kg। सेम क्वेश्चन मैं यहां पे आपसे पूछ रहा हूं, इस ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? तो आपको यहां पे दिख रहा है कि 20 न्यूटन इधर लग रहा है और 10 न्यूटन भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस केस में इस ब्लॉक पे जो टोटल फोर्स लग रहा होगा वो कितना हो रहा होगा? 30 न्यूटन। 20 + 10 30। ठीक, लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट हो सकता है। अब अगर मैं क्या करूं, एक फोर्स को मैं इधर से हटा देता हूं, हटा के इसके डायरेक्शन को उलट देता हूं। एरो दिखा रहा है कि अब ये फोर्स किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। कितना? 10 न्यूटन। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक पे अब टोटल फोर्स कितना लग रहा है? तो इधर 20 न्यूटन लग रहा है, इधर 10 न्यूटन लग रहा है, तो इस पे नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा 10 न्यूटन। किस डायरेक्शन में? तो इस डायरेक्शन में। इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो 10 न्यूटन होगा, और किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। बात समझ रहे हैं? तो हम लोगों को क्या देखा कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के एडिशन के दौरान हम लोगों को ना डायरेक्शन का भी सिग्निफिकेंस को देखना होगा। अगर सेम डायरेक्शन में है तो एडिशन का रिजल्ट कुछ और आया था, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन का रिजल्ट कुछ और आया था। उसी तरह और भी एंगल पॉसिबल है, हो सकता है कि एक फोर्स इधर लग रहा हो और दूसरा फोर्स इधर लग रहा हो, तब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? हो सकता है कि एक फोर्स इधर लग रहा हो और दूसरा फोर्स इधर लग रहा होगा, तब इन फोर्स का क्या रिजल्टेंट होगा, है ना? तो इस चैप्टर में हम लोग यही सब चीजों पे एनालाइज करेंगे। समझे बात को? अब एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं वेक्टर और स्केलर के सिग्निफिकेंस। स्केलर और वेक्टर क्यों डिफरेंस है? एक डेफिनेशन मैंने लिखा है। हम लोग डिस्टेंस क्या डिफाइन करते हैं? हम लोग डिस्टेंस डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल पाथ टेकन, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो मैंने एक्चुअल पाथ लिया है उसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या डिफाइन करते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तुम्हारा फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? डिस्टेंस को हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटी के कैटेगरी में रखा है। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट को मैंने वेक्टर क्वांटिटी के कैटेगरी में रखा है ना। मतलब डिस्प्लेसमेंट के केस में हमेशा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सिग्निफिकेंस होंगे, लेकिन डिस्टेंस के लिए कभी भी डायरेक्शन सिग्निफिकेंस नहीं है। अब आओ एग्जांपल से मैं समझता हूं। दो आदमी, देयर आर 2 पर्सन, एक ए दूसरा बी, दोनों ने ही अपना जर्नी जो है ना वो 2 पार्ट में कवर किया। ए ने भी अपना जर्नी 2 पार्ट में कवर किया, बी ने भी अपना जर्नी 2 पार्ट में कवर किया। ए का जर्नी कुछ हिसाब से है कि पहला 10 मीटर वो यहां से यहां इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया,
और दूसरे पार्ट में भी वो 10 मीटर डिस्टेंस इसी डायरेक्शन में ट्रेवल किया। पहले पार्ट में भी 10 मीटर ट्रेवल किया और उसी डायरेक्शन में दूसरे पार्ट में भी 10 मीटर ट्रेवल किया। ठीक, सिमिलरली बी क्या किया, बी भी अपना जर्नी दो पार्ट में कवर कर रहा है। पहले पार्ट में ये 10 मीटर इस डायरेक्शन में मूव किया, दूसरे पार्ट में वो 90 डिग्री का टर्न लेके 10 मीटर इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया। ठीक, तो दोनों के जर्नी समझ में आ गए। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस टेकन बाय द बोथ ए एंड बी, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस टेकन बाय बोथ ए एंड बी। पहले पार्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10, दूसरे पार्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 20 मीटर। सिमिलरली इस केस में पहले पार्ट में कितना डिस्टेंस मूव किया, 10, दूसरे पार्ट में कितना डिस्टेंस मूव किया, 10, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। डायरेक्शन तो कभी बात ही नहीं कर रहा डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल बात कर रहा है। इधर 10 मीटर, इधर 10 मीटर, टोटल कितना ट्रैवल किया, तो इसके लिए भी टोटल डिस्टेंस 20 मीटर। लेकिन अगर मैं बात करूं टोटल डिस्प्लेसमेंट का, अगर मैं बात करूं टोटल डिस्प्लेसमेंट का, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये है फाइनल पोजीशन, ये है इनिशियल पोजीशन, शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो इसके लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 10 + 10 20 मीटर ही होगा। ठीक है, लेकिन इस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो गया ना जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो गया। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये 10, ये 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का रूट अंडर मतलब 10√2 मीटर आ जाएगा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 10√2 मीटर। तो आप सॉल्यूशन से देख सकते हैं कि जिस जगह डायरेक्शन सिग्निफिकेंस हो जाता है ना, उस डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में वेक्टर होने के चलते मैग्नीट्यूड भी क्या क्या आ जाता है, अलग आ जाता है। भाई इसमें भी, इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 20 मीटर, इसने कितना ट्रैवल किया, 20 मीटर, लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 20 मीटर, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 10√2 मीटर। ठीक है, तो ये कहानी है स्केलर और वेक्टर के डिफरेंस। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में वेक्टर क्वांटिटी को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे उनको डील किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को ही सीखेंगे। स्केलर इज वे टू इजी, बहुत ज्यादा इजी है। 10 + 10 हमेशा 20 होगा स्केलर के केस में, लेकिन वेक्टर के केस में 10 + 10 हमेशा 20 नहीं हो सकता। डायरेक्शन बताएगा कि 10 + 10 20 होगा, कि 10 + 10 0 होगा, 0 भी हो सकता है। समझ में आया कैसे 0 होता, अगर ये 10 इधर गया फिर 10 इधर गया, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट 0, तो 10 + 10 क्या हो गया, 0, लेकिन डिस्टेंस 10 + 10 20। समझ में आया, ठीक। वेक्टर एनालिसिस को आगे बढ़ने से पहले ठीक हम लोग पहले ये जान जाते हैं कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। जैसे हम लोगों का क्या टेंडेंसी होता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग डील करते हैं ना, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम के पहले लेटर को हम लोग उसका रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं। अगर हमको मास लिखना है तो हम उसको लिखेंगे मास m से, अगर हम उसको वेलोसिटी लिखना है तो हम उसको लिखेंगे v से, हमको अगर एक्सेलरेशन लिखना है तो हम लिखेंगे a से, ठीक। हमको अगर फोर्स लिखना है तो हम इसको लिखेंगे f से, हमको अगर लेंथ लिखना है तो हम उसको लिखेंगे l से, हमको अगर टाइम लिखना है तो उसको लिखेंगे t से। समझ गए बात, है ना। अब ध्यान दो, इन सारे फिजिकल क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन में ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है जैसे मास, लेंथ, टाइम, कुछ वेक्टर है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। लेकिन इनके रिप्रेजेंटेशन में हम लोग को ऐसा कोई डिफरेंस देख के नहीं पता चल रहा है कि किसमें से कौन फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, कौन फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है।
याद रखना वेक्टर क्वांटिटी का सिग्निफिकेंस क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हम लेटर से सिंबल के थ्रू डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में ना जो भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होते हैं उनके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। ठीक, जैसे वेलोसिटी के ऊपर में एरो लग गया, एक्सीलरेशन के ऊपर में एरो लग गया, फोर्स के ऊपर में एरो लग गया, तो इससे ये पता चल गया कि ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर है। अब कोई भी आगे देखेगा ना तो वो बता सकता है इनके रिप्रेजेंटेशन से ही कि एम एल एन टी आर स्केलर है ना, एंड वी ए एन एफ आर वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? लेकिन जब भी हमको जैसे फोर्स है, फोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स का डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। लेकिन अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी के सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो ये ब्लॉक है, इस पे इस डायरेक्शन पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है ना, और हम सिर्फ तुमसे पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंटेशन के लिए ना इसका साइन ये हटा देंगे। हमको अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम सीधे लिखेंगे F बराबर 10 न्यूटन। अगर आप मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं ना तब आपको इस एरो को नहीं दिखाना है। जब आप ये एरो दिखाएंगे ना तो आपको डायरेक्शन भी बताना होगा और मैग्नीट्यूड भी बताना होगा। जैसे अगर हम इसको ऐसे लिखे F वेक्टर, ठीक है, तो हमको इस पे बताना होगा इसका डायरेक्शन क्या है, तो हम लिखेंगे 10 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। फिलहाल अभी यही लिख दे रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, हमेशा इसी तरह नहीं लिखना है, इनका भी एक रिप्रेजेंटेशन आएगा। ठीक, या फिर इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस या अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस का होता है, तो 10 न्यूटन किसके अलोंग, अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। तो मैंने डायरेक्शन भी बताया, मैग्नीट्यूड भी बताया, तब मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। लेकिन सिर्फ अगर हमको मैग्नीट्यूड बताना है तो हम सिर्फ इसी लेटर को लिखेंगे, एफ से ये हटा दिए, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड कितना, 10 न्यूटन। या फिर अगर सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड बताना है ना तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ वेक्टर और इसके दोनों तरफ ऐसा बार लगा देंगे। दोनों तरफ अगर ऐसा बार लगा दिए तो इसका भी मतलब क्या होगा, इसका भी मतलब होगा मैग्नीट्यूड। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक, या तो सिर्फ एफ लिखो तो भी मैग्नीट्यूड है, या फिर मॉडुलस के फॉर्म में लिखो तो भी इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों को क्या क्या जानना है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग कैसे ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके बारे में हम एक स्टेटमेंट लिख के रखे हैं। थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को पढ़ लेता हूं। ग्राफिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन सेगमेंट विथ एरो एट इट्स हेड। ठीक, हियर एरो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, है ना, एंड length of the line segment is proportional to the magnitude of a vector। ठीक, तो ये स्टेटमेंट मैंने लिखा, उसको मैं समझा देता हूं कि अगर हम ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैं एक कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूं। लेट अस सपोज ऐसा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इसमें मैं एक वेक्टर क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो वेक्टर क्वांटिटी ना हमेशा एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट होगा, ये जिसके हेड पे एक एरो होगा। अब हेड पे एरो का मतलब ये हुआ ना कि जहां एरो दिखेगा ना वही कहलाएगा हेड। ये क्या कहलाएगा, हेड कहलाएगा, और ये वाला पोजीशन क्या कहलाएगा, टेल। ठीक है, तो वेक्टर में जहां एरो होता है वो कहलाता है हेड, और ये वाला अपोजिट हेड क्या कहलाएगा, टेल। तो वेक्टर को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, एक लाइन सेगमेंट से जिसके सर पे क्या है, एरो। एरो का क्या काम है, तो एरो बताता है डायरेक्शन। अब जैसे ये वेक्टर मैंने रिप्रेजेंट किया ना तो इसमें मेरे को एरो से पता चल रहा है कि इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, इधर, इस डायरेक्शन में ये वेक्टर का एप्लीकेशन है। कोई भी वेक्टर हो,
फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट हो, मोमेंटम हो, वेलोसिटी हो, हर वेक्टर को हम इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो एरो क्या बता रहा है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है। दूसरा, इसका लेंथ, ये इसका लेंथ है। लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा ना वो क्या होता है, तो वो हमेशा वेक्टर के मैग्नीट्यूड से प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या बताता है, ये बताता है मैग्नीट्यूड। लेंथ इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये टेल, ये हेड, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन बता रहा है और ये इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो ग्राफिकली हम लोग वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करें। अब लेंथ का मैग्नीट्यूड से प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं आपको। मान लीजिए आपके पास दो फोर्स है, ये कार्टेशियन सिस्टम है, आपके पास दो फोर्स है। ठीक, आपने एक फोर्स को इधर दिखाया और इसको लिखा कि ये 20 न्यूटन है। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक, नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन द वेरी सेम डायरेक्शन। इसी सेम डायरेक्शन में हमको 10 न्यूटन के फोर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान देना, मैंने अब दूसरा फोर्स बोला है जिसका डायरेक्शन यही है, मतलब कि एरो इसी तरफ हेड करेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 10 न्यूटन। इसका कितना है, आधा। तो इसका हाफ होने का मतलब क्या है कि हम इसके आधे लेंथ को यहां से ड्रॉ करेंगे। इसका जितना लेंथ है उसका आधा लेंथ यहां ड्रॉ करेंगे और उसके सर पे एरो दिखा देंगे। तो अगर ये 20 न्यूटन है तो इसका आधा लेंथ 10 न्यूटन होगा। इसका आधा लेंथ 10 न्यूटन। अगर हमको 40 न्यूटन दिखाना है तो हम इसका दुगना लेंथ दिखा देंगे। ये कितना लेंथ हो गया, 40 न्यूटन। समझ गए इस चीज को? तो ये है वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। याद रखना, ये हमेशा प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड से। हम लोग फोर्स को भी लेंथ से दिखा रहे हैं, तो इसलिए कभी ये मत बोलना ना कि फोर्स इज इक्वल टू लेंथ, ये एकदम इररिलेवेंट बात हो जाएगा। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक है, अब आगे जो वेक्टर में हम लोग सीखेंगे ना वो एडिशन ऑफ टू वेक्टर सीखेंगे कि दो वेक्टर का एक्चुअली में हम लोग एडिशन कैसे करें, है ना। क्योंकि वेक्टर का एडिशन जो होता है ना वो दो वेक्टर किस एंगल पे एक दूसरे से एक्ट कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा पढ़ लेता हूं कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज द मेथडोलॉजी ऑफ फाइंडिंग अ न्यू वेक्टर नोन एज रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स which gives the same result which the two vectors are giving together। क्या मतलब है स्टेटमेंट का कि मान लो किसी पॉइंट पे दो वेक्टर एक्ट कर रहा है, एक ऐसे एक्ट कर रहा है और एक ऐसे एक्ट कर रहा है। ठीक, हमको इन दोनों वेक्टर, लेट अस सपोज कि ये वेक्टर क्या है, ए, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं डिफाइन कर रहा है, एक जनरल ए डिफाइन कर दिया। तो ये वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर, और ये वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर। मेरे को इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट फाइंड करने का मतलब क्या है कि ए और बी को हटा के हमको इन दोनों की जगह पे एक सिंगल न्यू वेक्टर लगाना है ना, जो कि अकेले वही रिजल्ट दे जो ये दोनों मिलकर दे। यही मतलब है तुमको क्या, वेक्टर एडिशन का। मैंने उस समय भी बताया कि एक आदमी दो पार्ट में अपना जर्नी किया, एक ऐसे गया और एक ऐसे गया। तो दो पार्ट में ये आदमी अपना जर्नी करके कहां पहुंचा, इस पोजीशन पे, कहां से, इस पोजीशन पे। तो अगर हम इन दोनों को हटा के सिर्फ एक जर्नी में यहां से यहां पहुंचना चाहे तो कैसे पहुंचेंगे, तो सीधे ही। ठीक, तो अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये क्या कहलाएगा, आर वेक्टर कहलाएगा। समझ में आएगा, इन दोनों का रिजल्ट है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर मिलके किया। क्या किया, यहां से यहां पहुंचाया, वो रिजल्टेंट अकेले कर दिया। क्या किया, यहां से यहां पहुंचाया। तो वही मतलब है। तो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा दो वेक्टर जो है वो किस एंगल पे रहा होगा। समझ में आया? तो इसके लिए हम लोग मेथडोलॉजी एक
डिराइव करके रखे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। लेकिन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स शुरू करने से पहले ना एक बड़ा सिग्निफिकेंट चीज है कि हम लोग को ये पता रहना चाहिए ना कि दोनों वेक्टर किस डायरेक्शन पे एक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ठीक है। तो हम लोगों को एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स भी पता होना चाहिए। दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पता होने चाहिए, ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए। ए फॉर इसका मैग्नीट्यूड, बी फॉर इसका मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में। क्या होता है ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? क्या बोल रहे हैं कि दो वेक्टर का अगर हमको रिजल्टेंट निकालना है ना, तो हमको क्या क्या चीज सिग्निफिकेंट है। उन दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड मुझे पता होना चाहिए, मतलब कि लेंथ, और उन दो वेक्टर का के बीच का एंगल हमको पता होना चाहिए, जो कि कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो एक थ्योरी है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बीच, पीछे भी एक थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि दो वेक्टर के बीच में जो एंगल हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन देयर टेल्स आर ज्वाइंट टुगेदर, ठीक है। इस चीज को मैं यहां पे समझता हूं कि मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है ये बी, है ना। और हमको इस दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है ये रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये स्टेटमेंट क्या बोलता है ना, दो वेक्टर के बीच में का जो एंगल है ना हम तभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब उन दोनों वेक्टर के पूंछ को हम ज्वाइन करते हैं, टेल को ज्वाइन करते हैं, ठीक। अब टेल को ज्वाइन करने के लिए हमको करना क्या होगा, तो वेक्टर के साथ एक खासियत होता है, ध्यान देना, वेक्टर के साथ एक खासियत होता है कि किसी भी वेक्टर को ना हम विद इन द स्पेस कहीं भी मूव करा सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन। इसका एरो हमेशा इधर ही हेड करना चाहिए, या इसका एरो हमेशा इधर ही हेड करना है, और इसका लेंथ हमेशा अगर इतना ही रहेगा तो हम इसको उठा के यहां भी रख सकते हैं, हम इसको उठा के यहां भी रख सकते हैं, हमको इसको उठा के यहां भी रख सकते हैं, सब एक ही वेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई बदलाव नहीं है। हमने क्या किन बातों का ध्यान रखा है कि इसका एरो हमेशा इधर रहे और इसका लेंथ भी उतना ही रहे, तब ये दोनों वेक्टर सेम वेक्टर होंगे, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ए और बी के बीच में एंगल दिखाना है कि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, ठीक है, दर्शाना है, रिप्रेजेंट करना है। तो याद रखना, हम ये तभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब इसका टेल, दोनों के टेल पूंछ जो होंगे वो कॉन्साइड कर रहे होंगे, ज्वाइन होंगे। तो हम क्या करेंगे, किसी एक वेक्टर को शिफ्ट कर देंगे विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जैसे बी को शिफ्ट कर देता हूं, बी को मैं शिफ्ट करके यहां ले आया, सच दैट कि इसका टेल और इसका टेल कॉन्साइड करने लगा, और डायरेक्शन भी वही है, ठीक है। ये देखो दोनों पैरेलल है। तो अब देखो ये जब दोनों एक दूसरे के टेल से ज्वाइन हो गए, तो अब इसी फिगर में हम दोनों के बीच का एंगल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब तुमको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने का मतलब ये है ना कि इन दोनों आर्म के बीच में एंगल निकालना है, ये दोनों वेक्टर के जो आर्म है उनके बीच में एंगल निकालना है। अब वो कैसे पॉसिबल है, तो वो पॉसिबल ये है ना कि इन दोनों आर्म के बीच में एक और एंगल ये भी पॉसिबल है अगर हम ऐसे जाएं, और एक एंगल ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में मैंने लिखा है इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल। तो इन दोनों बीच के आर्म के बीच में स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल कौन सा है, ये है। तो ये एंगल थीटा ही इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, इनफैक्ट तुम ना ए को भी शिफ्ट कर सकते थे, ए को आगे शिफ्ट कर दो, तो ए का टेल को मैं यहां ले आ रहा हूं, ये मेरा शिफ्ट हो गया, ये हो गया ए। बात तो यही हुआ, ये जो एंगल होगा वो थीटा क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक। मान लो एक वेक्टर ऐसा है, ठीक, और दूसरा वेक्टर ऐसा है, ठीक। तो क्या ये एंगल दोनों के बीच का एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा, नहीं। हमको थ्योरी पे आना होगा, किसी एक को शिफ्ट करना होगा। लेट सपोज कि ये ए है, ये बी है, किसी एक को शिफ्ट किया
मैंने इसको शिफ्ट कर दिया इधर, ये कितना हो गया, बी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये जो एंगल बना वही हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर इस फिगर में। तो दोनों आर्म के बीच में ये वाला जो एंगल है वो स्मॉलेस्ट है, तो यही थीटा होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है।